यूपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट था जहां आपने पहली बार प्री निकाला था? मैंने अभी 5 अटेम्प्ट दिए, 5 बार प्री, तो मेरा 5 बार ही हुआ। अच्छा, पहली बार ही हाँ, प्री हाँ। आपका निकला है। प्री हुआ, मेंस 5 बार लिख चुके हाँ, हैं। हाँ। तो इंटरव्यू 3 बार दिया आपने। इंटरव्यू 3 बार। आपकी रणनीति बताना चाहेंगे जो एस्पिरेंट मेंस देने वाले हैं? देखिए सर, हाँ। अभी के टाइम पर क्या होता है कि थोड़ा हाँ। इमोशनल और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है। जैसे जी। आदमी का सोने का रूटीन चेंज होने लगता जी। है, खाने-पीने का रूटीन चेंज हो जाता है। ये मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। डिस्ट्रैक्शन का भी बहुत रोल होता है। दिल्ली आते हैं बहुत सारे बच्चे, आकर्षण की ओर चले जाते हैं। ऐसा कुछ कभी फील हुआ है? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस का जो रिजल्ट आया, इनसे हम बात करने वाले हैं। 8वीं रैंक इनने हासिल की है। क्या इनकी रणनीति रही और क्या इनने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, किस प्रकार से पढ़ाई की रणनीति रही, तमाम प्रकार की वो जानकारी होने वाली है। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम खजान चंद तिवारी है। जी मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी जी दहना नाम का गाँव है मेरा। जी। और अभी उत्तराखंड पीसीएस के 2021 में जो हाँ। नोटिफिकेशन आया था उसमें सिलेक्शन हुआ है। अभी रिजल्ट तो अभी आया है, अच्छा। फाइनेंस ऑफिसर के रूप में। अच्छा, 8वीं रैंक आई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि रणनीति क्या रही आपकी इसके लिए? सर, मैं अराउंड 5-6 साल से सिविल जी। सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, जी। जैसे मैंने आपको बताया था। जी तो उसी का मेरा बैकग्राउंड फाउंडेशन तो वही रही है। जी और उत्तराखंड पीसीएस के रिगार्डिंग मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करी थी जो हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज से थोड़ा अलग है। जी। जैसे कुछ सब्जेक्ट अलग होते हैं, उनके लिए मैंने थोड़ा अलग से तैयारी कर ली। हम्म। और क्योंकि मेरा लगातार यूपीएससी के मेंस में लिखते आ रहा था, हम्म। कुछ इंटरव्यू भी दिए थे मैंने, हम्म। तो उससे काफ़ी मदद मिल गई थी। हाँ। उसका अनुभव था, तो हाँ। वो काफ़ी मददगार रहा इस पूरी जर्नी में। तो अच्छा। कुछ इस तरह से तैयारी करी है। आप पूछेंगे तो मैं स्पेसिफिकली आपको बता सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे थे, तो यूपीएससी का भी हम थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि अभी मेंस होने वाला है यूपीएससी का। तो यूपीएससी आपने कितनी बार दिया है और क्या आपका कितनी बार दिया, क्या सफलता मिली उसमें, कितनी? सर, मैं अब तक 5 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। जी। अभी अंतिम प्रयास बचा है मेरा। जी 5 बार मेंस दिया है मैंने जी और 3 बार इंटरव्यू तक भी पहुँचा हूँ। जी। सर, यूपीएससी के रिगार्डिंग बात करूँ तो हाँ। उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी चाहिए। जी। मतलब शुरुआत में तो 1-2 साल जी पूरा फाउंडेशन करने में ही लगता है, जो भी आप सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है उसका। जी। तो मेरी जो भी तैयारी रही है, हाँ। मतलब और जो जितने भी टॉपर वॉपर से जानकारी मिलती है उसके हिसाब से जो भी फंडामेंटल किताबें होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, जी। मैंने इन किताबों पर ज़्यादा फोकस किया। ज़्यादा जो मटेरियल, आजकल बहुत मटेरियल मिल चुके हैं मार्केट में, तो मैं उन पर ज़्यादा फोकस करता नहीं था। ऑफकोर्स कहीं पर जो गैप्स वगैरह होते थे, पर्टिकुलरली उनको फिल करने में मदद मिलती थी उन चीज़ों की। तो यूपीएससी के दौरान ही आपने सोचा कि पीसीएस दिया जाए? हाँ सर, ये 2021 की वैकेंसी है, तो जी। तब तक मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका था। जी तो ये मेरी पहली वैकेंसी आई थी स्टेट में, तो सोचा एक बार इसमें प्रयास करना चाहिए। जी कुछ डेडिकेटेड तो मैं उतना उस टाइम पर था नहीं इसके लिए, क्योंकि जी। इंटरव्यू और मेंस का मेरा फेज चलता जा रहा था लगातार। सर, एक यूपीएससी की साइकिल ऐसी है कि पूरे साल भर चलती है वो, अच्छा अच्छा। तो मौका तो मिलता नहीं है और एग्ज़ाम देने का। बट हाँ, ऑफकोर्स ज़्यादा अंतर है नहीं दोनों में, मैं इतना कहूँगा। थोड़ा बहुत आपका सिलेबस वगैरह थोड़ा अलग है, तो उसके लिए अगर छात्र थोड़ा बहुत 1-2 महीने अगर दें, तो मेरे भी 2-3 महीने मुझे मिल गए थे मेंस के बाद। जी। उसी टाइम मेरा यूपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा था, बट हो जाता है पैरेलली अगर आप तैयारी करेंगे तो। अच्छा, तो यूपीएससी की इंटरव्यू कितने आपने दिए? तो 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ 3 बार यूपीएससी। इंटरव्यू हाँ दिए? जी, हाँ जी। तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है आपको पीसीएस में? हाँ, सर फ़ायदा तो मिलेगा ही। आप अगर हमने टाइम दिया है, अगर आपने मेहनत करी है, तो कहीं न कहीं तो उसका फ़ायदा होता ही है। अच्छा, तो पीसीएस के लिए आपने एक अलग से तैयारी नहीं की है? कितने, मतलब ये है कि आपका जो उत्तराखंड पीसीएस है, उसमें आपके स्टेट से लेकर क्या-क्या ऐसा पूछा जाता है, उसके लिए अलग से तैयारी की होगी आपने? सर, जो उत्तराखंड का जो पुराना जो सिलेबस था, पैटर्न था, थोड़ा अलग था यूपीएससी से। अभी जी। तो चेंज कर दिया उन्होंने इस बार। जी। उसमें क्या था कि एक तो कुछ सब्जेक्ट अलग थे, पूरे के पूरे अलग थे। जैसे साइंस का बेसिक साइंस उसमें आती थी, जी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। जी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा 11वीं-12वीं की जो एनसीईआरटीज़ होती हैं साइंस की, बायोलॉजी वगैरह की, वो करनी पड़ी। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो उतनी नहीं आई, पर बायोलॉजी में थोड़ा दिक्कत आई थी उसमें। अच्छा अच्छा। दूसरा, उसमें मैथ्स का पेपर अलग होता है, जी। उसमें भी एज सच कोई दिक्कत नहीं आई, बट कुछ चीज़ें जो छूट चुकी हैं, जो अभी क्लास 10th और 11th में हमने करी है, जी। उनको मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस किया। और तीसरा, इस जो सब्जेक्ट था इसमें जी। हिंदी का था काफ़ी। हिंदी का इसमें वेटेज ज़्यादा होता है, 300 नंबर की आती है हिंदी। अच्छा। उसके लिए मैंने एक किताब आई थी हरदेव बहरी करके, जी। तो उसके किताब के 10-15 दिन बना लिए थे। हाँ। उसमें थोड़ा एफर्ट लगाने पड़े थे, क्योंकि हिंदी का मेरा उतना
मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उतना एक्सपोजर नहीं था, तो उसकी वजह से वहाँ पर हिंदी कर ली थी मैंने 10-15 दिन में। तो ये 2-3 चीज़ों में ज़्यादा फोकस था। जो जीएस था, जीएस में उतना फोकस किया नहीं मैंने उस टाइम। अच्छा, तो ऑप्शनल आपका क्या था वैसे? सर ऑप्शनल तो मेरा वैसे ज्योग्राफी है जी। यूपीएससी में, जी। और पीसीएस में तो हमारा ऑप्शनल है नहीं। ऑप्शनल होता नहीं है नहीं, इसमें। नहीं, नहीं। अच्छा, अच्छा, अब ये बताइए कि दिल्ली जब आए आप, तो कब आए थे दिल्ली? सर मेरी जो बीटेक हुई थी 2016 में कंप्लीट हुई जी। थी। उसके बाद मैंने जॉब करी 1-2 साल जी। गुड़गांव में। जी। तो तब से मैं दिल्ली में ही हूँ, तो उसी बीच में जॉब के दौरान ही मैंने तैयारी शुरू कर ली थी। जी। जब जॉब छोड़ी उसके बाद मैं दिल्ली रहा। जी। मैक्सिमम टाइम पहले तो घर में रहता था। जी। प्री और मेंस के टाइम आ जाता था दिल्ली। जी। जी। तो ये आना जाना लगा रहता था। अराउंड आप कह सकते हो 8-10 साल से तो दिल्ली से मैं जुड़ा हुआ ही जी। हूँ। अच्छा, तो दिल्ली आने के लिए हर कोई दिल्ली नहीं आ पाता है। बेसिक ये है कि फाइनेंशियल जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। इसके लिए आप दिल्ली आए, तो क्या आपको देखना पड़ा और परिवार ने आपको कैसे सपोर्ट किया? बिल्कुल सर, इस तैयारी में मतलब फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ता ही है, काफ़ी पैसे लगते ही हैं। जी। और अगर आप दिल्ली में रहोगे, जी। खास तौर पर जो ये करोल बाग या हाँ। ओआरएन मुखर्जी नगर वगैरह, जी। मतलब एक्सपेंसिव है रहना थोड़ा बहुत। जी। आप 15-20 हज़ार रुपये महीने का तो मिनिमम आ ही जाता है। अच्छा। और अगर आप किताबें और बुक्स और जो आपकी टेस्ट सीरीज कोचिंग वगैरह जो भी हैं, हाँ। फाइनेंशियल बर्डन तो काफ़ी रहता है, इसका मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है पीछे से। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो मेरे को कभी भी फाइनेंशियली दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने पूरी तरह से मेरे हाँ। जितने भी दोस्त वगैरह हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सब ने बहुत मदद करी इस दौरान। अच्छा। अच्छा। कभी भी मतलब मुझे तो ऐसा एज सच फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट तो नहीं हुए, लेकिन जी। ऑफ कोर्स कोई भी जैसे बच्चा आता है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, दिक्कत ज़रूर करता है। अच्छा। अच्छा। आज के टाइम तो आपने देखा ही होगा कि ऑनलाइन का इतना चल चुका है, इंटरनेट की उपलब्धता है गाँव में भी। जी। जी। तो दिल्ली आने की एज सच तो मुझे अब ज़रूरत लगती नहीं है उतनी। अच्छा। अच्छा। बिकॉज आ सके तो फिर थोड़ा बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान फ़ायदे तो हर चीज़ के होते ही हैं। अच्छा, तो माताजी का रोल रहा है आपके साथ हमेशा। पिताजी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या करते थे आप? मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में थे, जी। एयर डिफेंस में थे वो। जी। तो 2002 के आसपास रिटायर्ड हो चुके थे। तो कुछ 2009 में उनके आकस्मिक देहांत हो गया था किसी वजह से। अच्छा। अच्छा। तो ऑफकोर्स बट उनकी जितनी भी सेविंग्स थी, जितने भी उन्होंने मतलब उनका सपोर्ट तो अभी तक भी हमारे साथ ही जी, है। बिल्कुल। उनको वो तो ऐसा है एज सच, मतलब ऑफकोर्स आप इमोशनल और तरीके से तो हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। मेरे माताजी ने मतलब वो मेरे पिताजी और माताजी दोनों की जिम्मेदारी का मतलब पूरी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन जी। ऑफकोर्स जब जिम्मेदारी आती हैं तो आदमी उन चीज़ों को कर लेता है, मेरे को लगता है। तो मुझे एज सच कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे मेरी तैयारी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई या वो आई, लेकिन आपको कुछ आपकी वॉइड तो क्रिएट होते ही हैं इन चीज़ों से। अच्छा। अच्छा, तो 2016 में पिताजी 2009 में सर। 2009 में। हाँ जी। तो जी काफ़ी छोटे होंगे आप? हाँ, मैं 9th में पढ़ता था। 9th में। तो मानसिक रूप से कुछ असर पड़ा था, मतलब पढ़ने से लेके बहुत सारी चीज़ें, एक पिता का हाथ चला जाना? वो तो फ़र्क पड़ता ही है जब आप छोटे होते हैं तो। हाँ। घर से ऑफकोर्स पेरेंट्स का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें आप सीखते भी हैं इन चीज़ों। जब आपके में जिम्मेदारियाँ आती हैं थोड़ा बहुत, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं जल्दी से। आप अपने पैरों पर जल्दी खड़े होना सीख जाते हैं। जी। तो दोनों चीज़ें हैं, मतलब ऑफकोर्स लॉस तो है ही है, बट मेरे को मतलब मेरे रिलेटिव्स वगैरह ने, मेरी माताजी वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट किया इस दौरान, और अच्छा। फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा था मेरा। अच्छा, तो कहीं पर इतनी बहुत ज़्यादा परेशानी तो हुई नहीं मुझे। अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 भाई बहन हैं, एक मेरी बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। अच्छा, आप अकेले भाई? हाँ, भाई मैं अकेला हूँ। अच्छा। अच्छा, तो बड़े हैं परिवार में? मैं नहीं, बीच वाला हूँ। बीच वाले हैं आप। अच्छा, तो जब दिल्ली आप आ गए तो कभी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी घर में? यहाँ पे 6-7 साल आप रुके तो? मैं तो घर तो जाता ही रहता हूँ। हाँ। घर मतलब पहले तो काफ़ी घर रहता था। हाँ। अभी कुछ टाइम से नहीं गया हूँ। अच्छा। अभी दोनों मेरी बहनें मैरिड हैं, जी। तो माताजी अकेले रहती हैं घर में। माताजी अकेले रहते हैं। ठीक है, घर में आस पड़ोस का सहयोग रहता है, गाँव का माहौल अच्छा ही है। हाँ। हाँ। तो इतनी जब भी घर तो जाता ही रहता हूँ, त्योहार व्योहार में जाता हूँ, जब भी कोई काम होता है तो चले जाते हैं घर। ऐसा अच्छा, दिल्ली आना क्यों आपने ऐसा सोचा कि दिल्ली ही जाना चाहिए? सर मैंने बताया, मैं शुरू से ही जब से मैंने बीटेक कंप्लीट करी जी। तब से मैं दिल्ली ही हूँ। और हाँ। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत रहता ही है कि दिल्ली से ही तैयारी होती थी उस जी। टाइम। तो जी। इतना इंटरनेट ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का भी था नहीं। जी।
तो मैं पहले से ही दिल्ली में था, तो ऐसा मैं आया एज तो प्रिपरेशन के लिए ही नहीं आया जी। बट बीच बीच में मैं घर भी जाता था, 6-7 महीने तो मैं घर ही रहता था पहले तो अच्छा, मेरे अच्छा। शुरू के अटैम्प्ट में। तो अच्छा। ऐसा कोई दिल्ली का इतना कोई स्पेसिफिक लगाव नहीं है, बट ऑफकोर्स जब चीज़ें यहीं सेटल हो गई हाँ। रहना वगैरह, तो फिर और मेरे गांव से नज़दीक की सबसे बड़ा शहर दिल्ली ही है, अच्छा, अच्छा। तो ये भी एक कारण है। और कोचिंग का तो यूपीएससी का हब तो है ही है। अच्छा, ये तो यहाँ पे कोचिंग के लिए आए थे आपकी खुद से पढ़ने के लिए? शुरू में मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली ज्योग्राफी की, जी। 2 जगहों से ली मैंने कोचिंग। जी। कोचिंग का उतना ही है, और तो हाँ। थोड़ा क्या होता है कि माहौल वगैरह भी मिल जाता है, तो हम्म। शुरुआत में तो ऐसा ही था, इन्हीं कारणों से आया था मैं। अच्छा, तो फिर आपने यहाँ पे रह के क्या आपका रूटीन था पढ़ने का? कैसे अपनी रणनीति बनाई है आपने? रूटीन तो सर हर साल चेंज होता ही रहता है। नहीं, फिर भी शुरू में हाँ, जब शुरू में था तब ज़्यादा एनर्जी लगाते थे, हाँ। मतलब 12-13 घंटा पढ़ना भी नॉर्मल हो जाता है। फिर हाँ। वो साल के 365 दिन आप एक जैसे नहीं रह सकते। कभी जी। जब आपका पेपर होता है तब आप ज़्यादा लगाते हैं, जी। कभी कम मेहनत भी होती है, कभी नहीं पढ़ पाते उतना। लेकिन मेरा यही रहता है कि आप कम से कम डेली 4-5 घंटे तो मिनिमम आप पढ़ ही लें। ये सोचते हैं, अगर आप देखो, मैं तो नौकरी नहीं कर रहा हूँ अभी, जो जॉब वॉब करते हैं उनके लिए तो मुश्किल होता है, वो भी निकालते हैं टाइम। अच्छा। ऐसा सच वही कितने घंटे से तो मतलब नहीं होता, बट हाँ। आप कितनी क्वालिटी पढ़ाई कर पा रहे हैं दिन की, आपको शुरू में तो करना ही पड़ता है। इसमें आप सिविल सर्विसेज के लिए एक्चुअली 1-2 साल तो 10-12 घंटे की तैयारी चाहिए अगर मिनिमम। बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में आते हैं और गाइडेंस ना मिलने की वजह से पढ़ाई पता ऐसी करते तो हैं, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? देखो, सिविल सर्विसेज में मुझे लगता है कि गाइडेंस और स्ट्रेटजी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, तो हमें लगता है कि सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा है कि आप सब कुछ तो कर नहीं सकते। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और वो डायरेक्शन कुछ तो आपके दोस्त लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और कुछ आपके मेंटर्स होते हैं, टीचर होते हैं, वो बता देते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैंने ये देखी कि हम खुद ही सीखते हैं। गलती करोगे सीखोगे, गलती करोगे सीखोगे। अब लोग कई बार ये पूछते हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता दें कि हमें पहले दिन से हम ऐसी तैयारी करना शुरू कर दें कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही जस्ट जो डिमांड है उसकी वही मीट करें। ऐसा मेरे को नहीं लगता पॉसिबल। आप सीखते रहते हैं, आप 5-6 महीने सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे। तो वो चीज़ें तो आप जैसे जैसे आप गलतियाँ करते हैं, सीखते रहते हैं। और मुझे भी मतलब बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, तो गलतियाँ ही करी हैं, इसीलिए इतना लंबा चल चुका है। यूपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट था जहां आपने पहली बार प्री निकाला था? मैंने अभी 5 अटेम्प्ट दिए, 5 बार प्री तो मेरा 5 बार ही हुआ। अच्छा, पहली बार ही हाँ, प्री आपका निकला है। फिर प्री हुआ, 5 बार लिख चुके हैं। हाँ, तो इंटरव्यू 3 बार दिया आपने। इंटरव्यू 3 बार। अब ये बताइए, रणनीति आपकी पढ़ने की कैसी थी? जीएस कैसे कवर किया आपने और ऑप्शनल कैसे कवर किया? जीएस के लिए तो सर एक तो प्रीलिम्स के जो बेसिक किताबें हैं, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह की, जी। ये जीएस का लगभग में तो अगर आपको ये प्री वाला सही से आता है तो मेंस का भी लगभग उसमें थोड़ा बहुत 50-60% कवर हो जाता है। जी। थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ती है, प्री और मेंस का कंबाइन लेके चलोगे आप। अगर आपका मेंस काफ़ी अच्छा है ना, जी। मुझे लगता है प्री में मदद करने लगता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चा एक बार प्री निकाल देता है तो उनका लगभग प्री निकालने के चांस अच्छा। बढ़ जाते हैं आगे से, क्योंकि उनकी मेंस की तैयारी होती है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट ओपन हो जाते हैं। जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं प्री में भी, आप वो देखोगे तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आपकी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है तो आप उनको तो जो गैस मार्किंग वगैरह है वो आसान हो जाती है। अच्छा। तो प्री की तो मैं किताबें पढ़ता था बेसिक वाली, और मैं विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ता था जी। अभी PT 365 भी आती है। वैसे मैं मंथली ज़्यादा प्रेफर करता था जब टाइम होता था। जब किसी चीज़ का टाइम नहीं हो तो लास्ट में कर सकते हैं उससे। मीडियम का क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि आपका कौन सा मीडियम था? मेरा तो सर इंग्लिश मीडियम है ये यूपीएससी में। अच्छा, अच्छा। तो मीडियम का कितना फ़र्क आपने महसूस किया होगा? अन्य दोस्त भी होंगे आपके जैसे कि हिंदी भी मीडियम के भी होंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है? सर अब हिंदी का मुझे उतना तो पता नहीं है क्या है, लेकिन जैसे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि कंटेंट वगैरह की दिक्कत आती थी उन्हें। लेकिन अभी के टाइम में तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें सारी कोचिंगों में हिंदी का भी बराबर ही वो चल रहा है। हिंदी वाले लोग भी पढ़े हैं। ऑफकोर्स आपको एट द एंड ऑफ द जो लिखोगे आंसर नंबर उसी के मिलने हैं। प्रीलिम्स में तो हिंदी इंग्लिश का कुछ रोल है भी नहीं। अच्छा, ऑप्शनल के लिए आपने शुरुआत से ही तैयारी करना शुरू कर दी थी? हाँ, ऑप्शनल के शुरू से ही कर ली। हाँ। तो इसके लिए जैसे कोचिंग आपने शुरू से ली थी कि इसके बाद थोड़ी बाद? मैंने इसकी 2 बार करी कोचिंग। एक बार मैंने इसका फाउंडेशन करा 3-4 महीने का, तो मेरे कॉन्सेप्ट सही से बने नहीं। मेरे को जब मैंने मेंस दिया तो मुझे लगा थोड़ा बहुत इसमें एक एडवांस कोर्स करना चाहिए मुझे।
तो फिर उसके लिए एक 500 प्लस करके आता था, उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन वगैरह कराते थे, तो वो करा मैंने फिर अपने सेकंड अटेम्प्ट से पहले। अच्छा अच्छा। प्री और मेंस के बीच में, तो ये मैंने ऑप्शनल के लिए करा, और टेस्ट वगैरह देता था मैं ऑप्शनल के ज़्यादातर। अच्छा, मॉक टेस्ट का कितना रोल होता है? जैसे पढ़ते समय कब से हमें मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए? सर जैसे मॉक प्रीलिम्स के मॉक्स की बात करूँ तो आप जैसे एक बार शुरू में क्या होता है, सिलेबस बहुत बड़ा लगता है जब आप, बहुत टाइम भी लगता है उसमें, तो शुरू में तो इतना पता होता नहीं है, तो एक रीडिंग लगा ली, एक रीडिंग कर ली हमने किताबों की, बेसिक आइडिया लग जाता है कि किताब के अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं। मतलब शुरू में तो बहुत सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता अंदर होगा क्या, तो कर लेते। जैसे दूसरी रीडिंग करते तो उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देना मैंने शुरू कर दिया था। सेक्शन वाइज उसी के क्वेश्चन करे, किताब पर चैप्टर पढ़े या कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ा, उसके कुछ PYQ लगा लिए, PYQ सेक्शन टॉपिक वाइज। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कोचिंग वगैरह के आते हैं, सभी कोचिंगों को मिल जाएंगे आपको, आप किसी की टेस्ट सीरीज ले भी सकते हैं, नहीं तो आजकल मार्केट में तो मिल ही जाता है, PDF वगैरह मिल जाती है उसमें। अच्छा। तो वो सेक्शन मैं सब्जेक्ट वाइज लगा लेता था। फिर आज प्री के जस्ट 2-3 महीने पहले से मैंने कुछ फुल लेंथ टेस्ट लगाने शुरू कर दिए थे प्रीलिम्स के। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए ये तैयारी करी। मेंस के लिए मैं कहूँगा जब तक आपका सिलेबस थोड़ा बहुत हो नहीं जाता, तब तक तो आंसर राइटिंग का मतलब बनता भी नहीं है उतना। आपके पास उतना कंटेंट नहीं होगा, आपको लिखना है उतना बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत जब आपका 4-5 महीने कंटेंट हो जाता है, और फिर उसके बाद आंसर राइटिंग का ही इसमें मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा रोल है। मेंस में तो 50% पढ़ना और 50% लिखना जी, लिखना ज़्यादा ही कहूँगा मैं, तो पूरा सारा का सारा मेन दिक्कत जितने लोगों के साथ भी आती है, मेरे साथ खुद ऐसा ही है। मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाना भी एक कमी हो रही है। अच्छा, तो अब उत्तराखंड PCS के लिए आपने कितने महीने की पढ़ाई की है अलग से? सर ये जो PCS हुआ था इसका मेंस प्री हुआ था अप्रैल 2022 में आई थिंक। जी। तो तब तो प्री के लिए तो ज़्यादा पढ़ा नहीं था मैंने, अच्छा अराउंड 15-20 दिन पढ़े होंगे प्री के लिए। तो उसके लिए उत्तराखंड की किताब आती है परीक्षा वाणी करके, वो पढ़ ली थी मैंने जी। और करंट अफेयर के लिए कुछ इंटरनेट वगैरह से देख के, फैक्चुअल आता करंट अफेयर जी, वो देख लिया था, और तो UPSC वाला मैं तैयारी कर ही रहा था। अच्छा। मेंस इसका हुआ था फरवरी 2023 में जी, और सितंबर में मैंने इसका वो दिया था जी, UPSC का मेंस दिया था, और दिसंबर में उसका रिजल्ट आया था, तो इंटरव्यू कॉल आई थी वहाँ जी। तब मैं उसकी तैयारी भी कर रहा था, साथ में मैंने इसकी तैयारी भी थोड़ा बहुत उत्तराखंड PCS की करता था मैं। हिंदी वगैरह मैंने फोकस किया काफ़ी, 15-20 दिन लगाए उसमें, नोट्स बना के थोड़ा उनको रिवाइज करता रहा बार बार। साइंस की मैंने NCERTs वगैरह पढ़ी, और GS तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था। मतलब उत्तराखंड के लिए मैंने थोड़ा, जैसे हिस्ट्री की मैंने कोई किताब, एक किताब थी कोई, आई थिंक अभी नाम याद नहीं आ रहा, उसके लिए मैंने अलग से किताब पढ़ी। अच्छा। और सब्जेक्ट के लिए मैंने इंटरनेट से मदद ली काफ़ी, जैसे जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया। थोड़ा इश्यूज़ क्या आते हैं कि थोड़ा हिंदी में ज़्यादा कंटेंट है वहाँ। अच्छा। अगर आप इंग्लिश में देना चाह रहे हो तो थोड़ा ट्रांसलेशन की तो दिक्कत आती है। अच्छा। तो उसके लिए थोड़ा स्पेसिफिक मटेरियल मिलना थोड़ा मुश्किल है। मटेरियल की तो थोड़ा कमी थी वहाँ पर। अच्छा। लेकिन आप मैनेज तो हो ही जाता है अगर आप ढूंढो। तो आपकी 8वीं रैंक आई है, कितने वैकेंसी थी इसमें सर वैकेंसी अराउंड 300 के अराउंड वैकेंसी थी, और 180 आई थिंक ओपन थी, कुछ स्पेशलिस्ट के अलग से आती है उसमें। अच्छा। मिक्स वैकेंसीज आती हैं, तो मैं 180 सीट्स के लिए एलिजिबल था, जो हम मतलब जिनकी नॉर्मल डिग्रीज होती हैं, BTech की। अब ये बात करें कि अभी 20 सितंबर से शायद मेंस होने वाला है UPSC का, तो क्या आपकी रणनीति बताना चाहेंगे जो एस्पिरेंट मेंस देने वाले हैं? देखिए सर, अभी के टाइम पर क्या होता है कि थोड़ा इमोशनल और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है। जैसे आदमी का सोने का रूटीन चेंज होने लगता है, खाने पीने का रूटीन चेंज हो जाता है, ये मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। और एग्ज़ाम के बीच में जो मेंटल प्रेशर आता है, मैंने ये देखा कि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो बीच में 7-8 दिन पेपर चलते हैं, अगर वो आप अच्छे से मैनेज कर पाओ ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब आप साल भर की मेहनत वहीं पर आ जाती है लास्ट में। प्रेशर का काफ़ी गेम होता है इसमें, प्रेशर ही डालते हैं आप में ज़्यादा प्रेशर मैनेजमेंट इसमें काफ़ी होता है। और साथ में आंसर राइटिंग अगर आप करते रहो कंटिन्यूसली, होता है कि आप आंसर राइटिंग का छोड़ दोगे 10-15 दिन, तो हाथों में एक इनर्शिया आ जाता है, हाथ लिखने पे मतलब हाथ चलते नहीं इतने जल्दी। तो आप बीच में जैसे आपने फुल लेंथ टेस्ट लिखे, तो बीच में आप थोड़ा बहुत लिखते रहा करें। 1-2 पन्ने आपने डेली लिखे, 3-4 15-20 मिनट लिखे लोगों को, तो उससे क्या होता है, फ्लो बना रहता है। और साथ में शॉर्ट नोट्स का गेम है, फिर तो आप नोट्स को रिवाइज करते रहो। उससे 2 चीज़ें होती है, एक तो आपका कंटेंट अच्छा हो, दूसरा क्या होगा, जब आप कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं, तो आप ज़्यादा सोचने लगते हैं। फिर वो जो मेंटल प्रेशर वगैरह है ज़्यादा बढ़ने लगता है।
यही है, वो तो सबको पता ही है क्या है अच्छा, उसके। शॉर्ट्स नोट्स जो आपने बोले हैं, तो ये कैसे बनाए थे आपने और कैसे बनाना चाहिए वैसे? इसके लिए सर सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है। तो हुँ। मैं तो क्या करता, जिन कुछ कुछ सब्जेक्ट के बनाता था, सबके तो बनते भी नहीं थे। हुँ, जैसे क्या है कि आपने जो भी पढ़ रखा है, करंट अफेयर वगैरह जितना पढ़ रखा है, तो कुछ हुँ, कुछ टॉपिक्स के मैं जिसमें हुँ, कुछ क्रिस्प पॉइंट जो आपको बिल्कुल हुँ, जरूरी लिखने होते हैं आंसर में, हुँ, उनके मैं बना लेता था 6-7 पॉइंट सिंगल पॉइंटर। और वैसे भी जो मैं नोट्स वगैरह बनाता था वो भी छोटे ही बनाता था, अच्छा, ताकि अच्छा। उनको मैं बार बार प्रून कर छोटे करता रहता था, जो कि हाँ, 250-300 वर्ड्स में आ जाए। हुँ, लास्ट में शॉर्ट नोट्स मतलब जो भी चीज़ें आपको जो भूलने वाली चीज़ें हैं, उनको आप ज़्यादा डेटा वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, हुँ, आपने कमिटीज़ वगैरह की रिकमेंडेशन, जजमेंट वगैरह लिखनी है, जी, तो उन चीज़ों के नोट्स आप बना सकते हो। जो डायग्राम, छोटे छोटे डायग्राम आपके पास होने चाहिए। जी। इंडिया के मैप्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं। एथिक्स में आपके कोड्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए, तो इनको आप छोटे छोटे जो जल्दी से जल्दी आपको रिवाइव 4-5 बार आप बिल्कुल पन्ने पलट दो, हुँ, हुँ। रिवीजन हो जाए फटाक से। अब 5 ही दिन बचे हैं मेंस के लिए। 5 दिन गैप नहीं कर सकते क्या आंसर राइटिंग में? जैसे आपने बोला हमें नहीं नहीं करते रहना चाहिए। सर, वो तो बहुत ही हाँ, पर्सन टू पर्सन वो हाँ, करता है। जैसे जी। किसी को आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छा है, हुँ, तो वो कर भी सकता है, हुँ, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा स्पीड का तो रहता ही है इसमें। तो आप, हुँ, अगर आपको पेन स्क्रिप्ट, आप थोड़ा बहुत अगर अपने हाथ के मूवमेंट अगर डेली करें, हुँ, हुँ, तो आंसर राइटिंग में तो गैप है ही है। आप केवल 10-15 मिनट दीजिए, आधा घंटा दीजिए, हुँ, उससे क्या रहता है, फ्लो बना रहता है आदमी। जी। कभी वो तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उससे क्या रहता है कि मेंटल वो रहता है कि ठीक है, हम सही, उसमें इशू आएगा नहीं। मीन्स जब हम रियल में एग्जाम हॉल में बैठेंगे, हुँ, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है। और सबसे मेन है कि अपनी हेल्थ और वगैरह का तो ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ थोड़ा ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इस टाइम पर। एक और बेसिक सवाल ये है कि जब आपने 5-6 बार मेंस लिखा है, 6 बार मेंस लिखा है, 5 वाले 5 बार मेंस लिखा है। 5 बार मेंस लिखने के बाद डिमोटिवेट भी हुए होंगे कि भाई क्या कमी ऐसी देखने को नज़र आ रही है? क्या ऐसा लग रहा है? 3 बार इंटरव्यू भी दिए, तो डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा होते होंगे आप? नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा तो कुछ हाँ, नहीं होते। ऑफ़ कोर्स हाँ, हर अटेम्प्ट से सीखने को मिलता है। हुँ, और मतलब आप, अगर आपको लगता है कि देखो 5 देने को तो कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन हुँ, जब तक अंदर से लगता नहीं है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, फिर तो हुँ, देने का मतलब बनता ही नहीं। हुँ, तो मुझे अपने सारे अटेम्प्ट्स में ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ तो कमी रह गई है, हुँ, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। हुँ, वही मोटिवेशन का काम करती थी। जब आपको हुँ, लगता है कि आप कहीं पर अच्छा कर सकते हो, हुँ, तो मोटिवेट करती ही थी चीज़ें। और लेकिन ऑफ़ कोर्स ये जर्नी इतनी लंबी है कि कहीं हुँ, न कहीं आप निराश तो होंगे ही। हुँ, उस टाइम पर आपके दोस्तों का, आपके परिवार का, हुँ, आपके टीचर, मेंटर, इन सब का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हुँ, अंदर से कितना विश्वास है आपको कि आप हुँ, उस एग्ज़ाम को, आप जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अंदर से तो फीलिंग आती ही आती है। तो इस दौरान मुझे कभी ऐसा फ़ील तो हुआ नहीं कि मतलब ये क्रैक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑफ़ कोर्स गलतियाँ काफ़ी करते हैं पूरे एग्ज़ाम में, गलतियों से भरा रहता है। अगर आप जितनी गलतियाँ मिनिमाइज़ हो जाएँ, उनको कम कर दिए जाएँ, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं निकलने के। अच्छा। अच्छा, लाइब्रेरी का कितना रोल होता है? रूम पे पढ़ना और लाइब्रेरी पे आप क्या करते थे आप? ऐसा कुछ, हाँ, मैं पहले तो रूम पर पढ़ता था, जी, आजकल लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। जी, ऐसा कहीं नहीं, पढ़ना ही है आपको, हुँ, जहाँ पढ़ो मन लगाना है। हाँ, लाइब्रेरी हाँ, कहीं भी पढ़ो, आपको शांत माहौल चाहिए। आप घरों में लोगों का डिस्टर्बेंस वगैरह होता है, वो तो लाइब्रेरी चले जाते हैं। हुँ, हुँ, जिसके घर में शांति वगैरह है, शांति है, हुँ, कुछ डिस्टर्ब नहीं करते लोग। हुँ, जब मैं घर में रहता तो गाँव में ही करता था पढ़ाई, वहाँ तो हाँ, और अच्छी पढ़ाई होती थी, खाना-पीना मिल जाता था घर में। हाँ, सच मुझे तो कोई रोल नहीं लगता। हुँ, आपको लाइब्रेरी में थोड़ा ये रहता है कि थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा हो जाता है। आदमी रूम पर बैठे को थोड़ा भी हुँ, मन करा, आदमी सो जाता है वहाँ पर चुपचाप, बस, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो। डिसिप्लिन का रोल ज़्यादा हो जाता है। दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं। जी, रूम पे रहता है तो आदमी कभी रिलैक्स कर सकता है चाहे, लेकिन वही बात है, आप डिसिप्लिन जहाँ पर रह सकते हो। ऐसा लाइब्रेरी में तो पढ़ाई तो आदमी ने करनी, लाइब्रेरी थोड़ा ना करती है पढ़ाई। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन का भी बहुत रोल होता है। दिल्ली आते हैं बहुत सारे बच्चे, आकर्षण की ओर चले जाते हैं। ऐसा कुछ कभी फ़ील हुआ है? वो तो आप इस उम्र में है कि वो सब हुँ, कुछ हुँ, डिस्ट्रैक्शन तो सबको होंगी होंगी कुछ, आप हाँ, लेकिन आप हाँ, प्रायोरिटीज़ क्या है वो तो हुँ, उस पर डिपेंड करता है। आप जो 100 लोग तैयारी करने आते हैं, निकलेगा हुँ, तो 1 या 2 ही निकलेंगे। हुँ, हुँ, 98 लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, उनको भी अपना हर चीज़ चलनी ज़रूरी है। हुँ, अपनी अपनी जगह सब सही है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में, वही डिपेंड करती है। हुँ, आपको सबको डिस्ट्रैक्शन वगैरह तो हर तरह के सबको ही होते होंगे थोड़ा बहुत, हुँ, लेकिन आप उसे मैनेज कैसे करते हैं। हाँ, और जब आप ये सोच लेंगे कि आपकी हुँ, प्रायोरिटी क्या है, आप हाँ। मोटिवेटेड किस चीज़ से हैं, तो फिर ऐसा फोकस कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अभी तक आपका जन्म से लेके अभी तक का कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? आपका कुछ कुछ ऐसा पल जो आप बताना चाहें?
और कुछ आपको सीखने को मिला हो जिसमें आनंद भी आया हो, कुछ ऐसा होता? देखो अभी मैं 6-7 साल से 5-6 साल से तो मैं यूपीएससी की जर्नी में ही हूँ, तो जी। यही अब हमें रीसेंट चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। जी। तो इस जर्नी की मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो कि याद करने वाली रहती हैं। हाँ। कि जैसे मैंने बहुत कुछ इसी जर्नी में काफ़ी चेंज आता लाए, मतलब एज ए जी। पर्सनैलिटी। जी। पहले आप मतलब या एक तो एज बढ़ने से भी आदमी की पर्सनैलिटी में चेंज आता है। जी। जैसे मैं क्या हुआ, थर्ड अटेम्प्ट अपना दे रहा था, तो उस टाइम पर मेरे को काफ़ी हुँ। मानसिक तौर पर मैं अपने आप को बहुत वो पा रहा था। मतलब मुझे लगा प्रेशराइज़ हुआ पूरे एग्ज़ाम के दौरान। जी। काफ़ी हेल्थ भी सही नहीं थी। जी। तो उस दौरान मैंने ये सीखा कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ है इसमें, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। जी। हेल्थ में मैंने काम किया नहीं उतना सही से शुरू में। जी। उससे काफ़ी नुकसान होता था, उससे टाइम का बर्बादी भी होती थी। अगर आप दिन में 1 डेढ़ घंटा अपनी हेल्थ में दे दो ना, वो साल भर आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा ही वो करेगा। आप सोचोगे मैं 14-15 घंटे पढ़ूंगा और आधा घंटा भी आप 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के नहीं देते ना, वो दिक्कत ज़्यादा करता है। तो ये मैंने सीखा कि आप हेल्थ वगैरह में अगर आप फोकस करो, मेंटल हेल्थ में फोकस करो, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर लंबी जर्नी आपको करनी है। अच्छा, इसके लिए आप कोई एक्सरसाइज का? हाँ, करता था मैं, थोड़ा योगा वोगा भी कर लेता था जब वहाँ करता था। अभी मैं थोड़ा कभी जिम चले जाते हैं, कभी अगर नहीं तो वॉक में चले गया, कभी रनिंग में चले गए। बिकॉज उससे काफ़ी मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाता है और फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। मैं थोड़ा एलर्जी वगैरह से ज़्यादा प्रोन रहता था, हेल्थ इश्यूज़ तो ज़्यादा रहते ही थे, थोड़ा कम तो होते हैं अगर फिजिकल हेल्थ में फोकस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहें आप? एक तो ये है सर कि एग्ज़ाम की डिमांड आपको पता होनी चाहिए। जो भी एग्ज़ाम आप लिख रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमें डिमांड ही पता नहीं होती। मुझे भी शायद एग्जैक्ट डिमांड तो बहुत पता करना ही मुश्किल है, इतना बड़ा है। उसके बाद आपको दूसरी अपनी गलतियों से सीखने की बिल्कुल हमेशा तैयार रहना चाहिए। दिक्कत क्या है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, और अपनी गलतियाँ मानना थोड़ा आसान तो होता नहीं है, वैसे कोई भी अपनी गलती मानता नहीं। अपनी गलतियों से सीखना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तीसरा, आप किसी को आप एक कॉपी नहीं कर सकते आप जैसे तैसे। आप देखोगे एक टॉपर अलग बताएगा, दूसरा वो उनके लिए स्ट्रेटजी ज़रूर काम करेगी। आपको कभी लगेगा कि ये गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए वो स्ट्रेटजी काम कर रही होगी ज़रूर। उनकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशन बैकग्राउंड, उसके हिसाब से सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग। आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके लिए काम करी, और आप अगर कहीं पर आपको फेलियर्स होते हैं, वो करते हैं, सेटबैक्स लगते हैं, उनसे आप सीखोगे नहीं ना, एनालाइज़ नहीं करोगे। आप अपने खुद के टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट, तो उनको एनालाइज़ करो। चौथा चीज़ जो मैंने बताया आपको कि अपनी हेल्थ वगैरह का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए वहाँ पर। और पांचवा जो अब क्या हो रहा है कि एक तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता जा रहा है यूपीएससी भी। तो आप थोड़ा बहुत आदमी को ये थोड़ा, अगर जो इतनी लंबी जर्नी के लिए थोड़ा फाइनेंशियली भी इसमें बहुत ड्रेनिंग है, जर्नी फाइनेंस बहुत चाहिए। अल्टरनेटिव वगैरह के लिए भी आप देख सकते हो, जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो बैंकिंग वगैरह के, आरबीआई वगैरह के आते हैं एग्जाम, स्टेट पीसीएस वगैरह। ऐसा कोई उसमें शर्म वाली बात तो है नहीं, दोनों तैयारियाँ साथ चल सकती है मेरे हिसाब से। फिर ये सारी एडवाइस जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, अलग होते हैं। मैं तो 5-6 साल दे दिया हमने यहाँ, कोई 2 साल में नहीं दे सकता, कोई 7-8 साल भी दे सकता है। तो उस वजह से सबके लिए एक पर्टिकुलर एडवाइस तो सबके लिए हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद।